उसमें मेहनत करी, आपने अपने आप को मॉडिफाई किया उसके अकॉर्डिंग, इसलिए उसको मॉडिफायर कहा। अभी क्लियर हुआ? और चेंज इसलिए हुआ क्योंकि अब वो कृषि वगैरह इस्तेमाल, चीज़ें इस्तेमाल करने लगा, जो पशुपालन कर रहा था उनका इस्तेमाल वो कृषि क्षेत्र में करने लगा। उसके बाद जब उसको अर्निंग हुई तो उसको वो आर्थिक मनुष्य में कन्वर्ट हो गया, आर्थिक मनुष्य में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब क्या, जो एक सामाजिक प्राणी था वो सीधे आया इकोनॉमिकल ह्यूमन में कन्वर्ट हुआ, तो उसने अपनी भूमिका को बदल दिया। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड चेंजर। अभी ये समझ आया? और मेरे ख्याल से डिस्ट्रॉयर तो समझ में आ ही गया था कल। बच्चा, आपको कल की क्लास में कोई चीज़ ना समझ आई हो? पूरा पक्का पक्का? आज मैं पूछूंगी। चलिए, आज का टॉपिक है ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेटेड अप्रोच। हालांकि काफ़ी हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे 3 जो इम्पॉर्टेंट लगी और इस पर प्रश्न आ रहा है। डिटर्मिनिज्म, इसका हिंदी है निश्चयवादी या नियतिवादी। इसमें कहा गया कि प्रकृति को हमने सर्वोपरि माना है, मानव सेकेंडरी है, प्रकृति हमारे लिए सर्वोपरि है। ठीक, जो चीज़ आपको क्वेश्चन दे रही है आपको उतना ही पढ़ना, आपको रिसर्च नहीं करना, ना आपको पीएचडी करने जाना है। क्योंकि कुछ लोग हैं इसमें काफ़ी थ्योरी है, अलग अलग दे रखा है विद्वानों ने, हमको नहीं पढ़ना, हमको जिस्ट पढ़नी है कि आखिर इसमें है क्या। नियतिवादी या निश्चयवादी या डिटर्मिनिज्म इसमें कह रहा है कि मानव से ऊपर प्रकृति को रखा गया है। ठीक है। पॉसिबिलिज्म, संभववादी में क्या है कि मानव ने क्या किया, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। मतलब विजय प्राप्त कर ली से मतलब है कि उसने उसका अत्यधिक दोहन किया अपने फायदे के लिए। तो यहाँ पर प्रकृति सेकेंडरी हो गई, ह्यूमन मानव प्राइमरी हो गया। ठीक, इसके बाद नई अवधारणा चल रही है नव नियतिवाद या नव निश्चयवाद या न्यू डिटर्मिनिज्म। इसमें क्या कह रहा है, नहीं, कुछ विद्वान हैं उन्होंने ये कहा ऐसा नहीं चलेगा कि आप प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं कि आप अत्यधिक दोहन करेंगे। यहाँ पर पॉलिसी अपनाने की जरूरत है, स्टॉप एंड गो, स्टॉप एंड गो, रुको फिर चलो, रुको फिर चलो। यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आया सतत विकास का। सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, यहां पर उन्होंने ये कहा कि आप प्रकृति का दोहन अत्यधिक ना करें और प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करें कि हमारे दिमाग में ये रहे कि भावी पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल कर सके। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सतत विकास क्या है, तो सिंपल डेफिनेशन में आप कह सकते हैं ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन पर आधारित है। सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन है, क्या ये करना है कि हमें फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए कि ऐसा नहीं कि आपके पास अगर नेचुरल रिसोर्सेज है तो आप आज ही इसका इस्तेमाल कर डालें। हमको ये भी रखना है कि आगे भी उसका इस्तेमाल हो सके। समझ आया? इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताती हूँ कि ऐसे ही एक पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स को भी बुलाया गया और बच्चों को भी बुलाया गया। तो पेरेंट्स से ये कहा गया और उनको खूब सारे कलर दे दिए गए, मतलब कि क्रेयॉन्स वगैरह दे दिया गया कि आप व्हाटएवर यू वांट आप ड्रॉ करिए। तो भाई पेरेंट्स के पास सब कुछ था, कलर भी फुल कलर थे, उन्होंने अच्छा अच्छा ड्रॉ कर दिया। इसके बाद पेरेंट्स चले गए, उसके बाद बच्चे आए, उनके बच्चों से कहा गया कि जो चीज़ आप ये कलर रखे हैं आप इससे इमेज बनाइए। थोड़ी देर बाद जब पिक्चर की ड्राइंग वगैरह सब हो गई तो फिर पेरेंट्स और बच्चों दोनों को बुलाया गया। फिर ये हुआ कि देखिए कि भाई पेरेंट्स की तो बहुत, क्योंकि उनके पास कलर्स थे, तो उन्होंने देखा कि यार उनकी ड्राइंग तो यार बड़ी अच्छी है, कलरफुल ड्राइंग है। और बच्चों की देखी गई ड्राइंग बहुत अच्छी, लेकिन उनके पास कौन से कलर, उनके ड्राइंग में कौन सा कलर, ब्राउन, ब्लैक, जो आप बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं वो। इसका मतलब क्या है, अगर पेरेंट्स चाहते तो इस तरीके से इस्तेमाल करते उन कलर्स का कि उनके बच्चे भी वो कलर इस्तेमाल कर लेते। उन्होंने उस चीज़ का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने क्या किया, नहीं हमने जो हमको सोर्सेज मिले हैं कलर के, हम उसको पूरा कर लें, हम ड्राइंग अच्छी कर लें। ये तो आपने अपने लिए सोचा, आगे वाली पीढ़ी के बारे में आपने सोचा। आगे वाली पीढ़ी को क्या मिला, केवल ब्लैक कलर, ब्राउन, डार्क ब्लू, व्हाटएवर द कलर्स। लेकिन उनकी जो पिक्चर होगी
वो पेरेंट्स की पिक्चर से तो अच्छी नहीं होगी। जो मैं समझाना चाहती हूँ समझ आया कि हमको जो भी प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना है भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए करना है। ऐसा विकास सतत विकास कहलाता है। ये क्लियर हुआ बच्चा? इसको राइट डाउन करिए, क्योंकि धीरे धीरे ये चीज़ ऐसी है कि मिक्स करने लगोगे, इसलिए साथ ही साथ लिखा रही हूँ। लिखिए ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेटेड अप्रोच। पहला लिखिए डिटर्मिनिज्म। ऐसे करके लिख लो बच्चा, ऐसे तीनों करके लिख लो। कम से कम नोट्स में आपके शब्द कम से कम रहे और फ्लो डायग्राम ज़्यादा हो, आपको जल्दी याद होगा। डिटर्मिनिज्म, हिंदी चाहो तो लिख लो नियतिवाद, नियतिवाद या निश्चयवाद, नियतिवाद या निश्चयवाद। पॉसिबिलिज्म में लिखो संभववाद या संभववादी, व्हाटएवर। तीसरा लिखो नियो डिटर्मिनिज्म, नवनियतिवाद। डिटर्मिनिज्म में लिखो प्रकृति को सर्वोपरि माना, प्रकृति को सर्वोपरि माना। ये थ्योरी किसने दी है ये लिख लीजिए, ये आपका एक बार आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है, लिख लीजिए। हमबोल्ट, हमबोल्ट समझ आ रहा है? हमबोल्ट, रेटजेल, कॉर्ल रिटर, ये इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन इस पे आया है। कॉर्ल रिटर ये लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड। देखो एक कोई अप्रोच होती है ना तो कई लोग मिलते हैं, उन्होंने कुछ दिया, इन्होंने कुछ दिया, तो आपके एग्जाम में आईएएस में इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने लिखा दिया। अलग अलग चीज दी लेकिन उसकी जिस्ट एक ही थी कि प्रकृति सर्वोपरि। हमबोल्ट, कॉर्ल रिटर और रेटजेल। अब कभी कभी आयोग क्या करता है पता है कि नियतिवाद या डिटर्मिनिज्म से संबंधित हैं, अब वो आपको तो कॉर्ल रिटर पता है, अगर उसने कह दिया हमबोल्ट, रेटजेल, कॉर्ल रिटर, ऑल, आप तो कॉर्ल रिटर को लगाओगे ना अगर मैंने उसको बताया, इसलिए मैंने तीनों बता दिए। रेटजेल, ठीक है। इसके बाद लिखिए इसमें माना गया कि प्रकृति ने मानव को बनाया है, गिवन बाय, कॉन्सेप्ट गिवन बाय एल फेब्रे। वो बेटा दूसरे में संभववाद में लिखना है ना, हाँ अभी मैंने बोला ना संभववाद में लिखे, गिवन बाय एल फेब्रे। एल आप लोगों की वजह से मैं इंग्लिश हिंदी में लिख रही हूं ताकि आप लोग सही नोट करें। मानव को पर्यावरण का सक्रिय तत्व मानते हुए कहा गया कि मानव को पर्यावरण का सक्रिय तत्व मानते हुए कहा गया कि मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है, मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है तथा उसमें हर प्रकार का परिवर्तन कर सकता है, उसमें हर प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, अब नवनियतिवाद को लिखना है। नियो डिटर्मिनिज्म, also known as sustainable development,
अप्रोच, न्यू डिटर्मिनिज्म में लिखे, ऑल्सो नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच। गिवन बाय, ये क्वेश्चन पूछा गया है, गिवन बाय ग्रिफिथ टेलर, जी टेलर लिख लो, ग्रिफिथ टेलर, और भी साइंटिस्ट हैं लेकिन इनका नाम ज़्यादा पूछा गया है। इसके बाद लिखें, इसके अंतर्गत माना गया कि प्रकृति का अत्यधिक दोहन विनाशकारी हो सकता है। स्टॉप एंड गो पॉलिसी अपनाने को कहा गया। यहां बताने की जरूरत है कि स्टॉप एंड गो पॉलिसी क्या है बच्चा? एक बार बता दिए, जरूरी नहीं कि जो चीज़ मैं बोलती रहूं वो मैं हर चीज़ लिखाऊं, है ना? आप उसको समझिए, जो चीज़ नहीं आ रही हमसे पूछिए। स्टॉप एंड गो पॉलिसी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको जरा नोट कर लीजिए, ये आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। लिखिए, ये क्वेश्चन लाइन से ही पूछे गए हैं आपके। लिखिए, राजीव गांधी के नेतृत्व में, हाँ ये पिन पॉइंट है, पिन पॉइंट करके हेडिंग कर लीजिए। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो इसको मैंने एक जगह समराइज कर दिया है। 8-10 पॉइंट है, इनको एक जगह लिख लीजिए ताकि क्वेश्चन आपका फंसे ना। राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण तथा वन मंत्रालय का सृजन किया गया। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय का सृजन किया गया। डेट लिख लीजिए, 17 सितंबर 17 सितंबर 1985। देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि 3 दिसंबर 1984 के बाद से कुछ ज़्यादा भारत में पर्यावरण को लेकर ज़्यादा ध्यान दिया गया। ठीक, ये कल बताया था। हाँ, और इसमें अच्छा 17 सितंबर 1985 नहीं याद है मान लीजिए, तो कुछ क्या इसमें स्पेसिफिक लग रहा है कि जो आपको याद हो? याद करने का एक तरीका है, मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी का कोई फेवर नहीं कर रही हूँ। 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन होता है, तो यहाँ पर 2 प्राइम मिनिस्टर एक तरह से मतलब आ गए। राजीव गांधी के समय हुआ, डेट भूल जा रहे हैं तो याद रखें नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। समझा? एक केवल ट्रिक है और कुछ नहीं है, बाकी ऐसा सच आपको नहीं करना है। दूसरा पॉइंट लिखिए, पहली बार पर्यावरण विकास को चौथी पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। जितना मैं कॉपी में लिखा रही हूँ, एक पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है, किसी बुक की जरूरत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। पहली बार पर्यावरण विकास को चौथी पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया। जैसे कभी कभार आ जाता ना, गरीबी हटाओ किसमें दिया गया, या आप कह सकते हैं कि कोई भी जो स्टील प्लांट्स वगैरह हैं वो भी पूछ लेता है। 5 ईयर प्लान से बहुत सारे किसके मॉडल के बेस पे था, ये सब चीज़ें। तो पर्यावरण, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने पर्यावरण को शामिल किया। अगला लिखिए, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आगे क्या है ये बताऊंगी, लेकिन पॉइंट यहाँ लिख लीजिए। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एक्ट भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार का अंश माना गया है। ये क्वेश्चन, एनजीटी अधिनियम भारतीय संविधान के स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप आर्टिकल 21 के अंतर्गत, आर्टिकल अंडरलाइन करिएगा, राइट टू लिव है।
आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना है। अंडरलाइन कर लीजिएगा आर्टिकल 21। इसके बाद अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 को छाता विधान के रूप में जाना जाता है। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन छाता विधान के रूप में जाना जाता है। अगला लिखिए, छाता विधान क्या होता है? हाँ, जैसे छाता होता है ना, बहुत सारी चीज़ों को ढकता है, तो इसके अंतर्गत बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को इंक्लूड किया गया। ठीक है, इसके बाद लिखिए, ग्रीन डेवलपमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट ये एक बुक है, इसके लेखक हैं WM एडम्स। एक मिनट बेटा, ये है WM ओडम्स। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है PCS में, इसलिए मैंने लिखा है। हाँ, अरे सॉरी, एडम्स है, मैंने ओडम उसका इकोनॉमी का लिख दिया, उसका इकोलॉजी का लिख दिया, एडम्स। ठीक है, इसके बाद लिखिए, ग्रीन वॉश एक टर्म है, ग्रीन वॉश ये लिखा हुआ है। ग्रीन वॉश, ग्रीन वॉश बेसिकली एक वर्ड है जो इंगित करता है कि आपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए झूठे वादे किए। समझ आए? ग्रीन वॉश लिख लीजिए, इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ये एक भी पॉइंट छोड़िएगा नहीं, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहले ग्रीन आर्मी, पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहले ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया में सृजित हुई। लिख लिया? इसके बाद एक पॉइंट और लिख लीजिए, प्राकृतिक कृषि के, नेचुरल एग्रीकल्चर के अन्वेषक जिन्होंने मतलब डिस्कवर किया, मसानोबू, जापान के ही हैं, मसानोबू फुफुओका।
अब हेडिंग डालिए, ये कुछ पॉइंट्स आपको लिखाने थे, अब हेडिंग डालिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका। समावेशी, हाँ वो समावेशी विकास है, ये सतत विकास, सतत मीन्स लगातार, स्थायी, और समावेशी निचले स्तर से उठाकर जो ये वो एक इकोनॉमिकल टर्म है, ठीक है। समावेशी विकास, आप जो समाज का जो सबसे निचला स्तर है वहाँ से आपने विकास स्टार्ट किया। हम लोग, मोदी जी अधिकतर अपने भाषण में बोलते हैं हम लोग समावेशी विकास की तरफ बढ़ना चाहिए, यानी कि प्रत्येक वर्ग का, चाहे वो कितने भी निचले स्तर पर हो, वहाँ से डेवलपमेंट, और सतत विकास, लगातार विकास, साथ में क्या, तो दोनों। एक बार मुझसे इंटरव्यू में समावेशी शब्द क्या है ये पूछा गया था, जब मैंने 14 का इंटरव्यू दिया था PCS का, तब, इसलिए मुझे मालूम है कि समावेशी क्या है, ठीक है। ये क्योंकि उस समय 14 में आप भी जानते हैं मोदी सरकार आई थी, 14 का मेरा इंटरव्यू 15 में हुआ था, तो 15 में ये शब्द उस समय बहुत प्रचलित हुआ था, हाँ, इसलिए ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। चलिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको जिनको हिंदी में लिखना है वो लिख लो। इसको सतत विकास, निर्वहनीय विकास, सतत विकास, निर्वहनीय विकास, स्थायी विकास, भी कहा जाता है, जिसका सबसे पहली बार प्रयोग IUCN ने, ये देखिए लिखा हुआ है, जिसका सबसे पहले प्रयोग IUCN ने अपनी विश्व संरक्षण नीति में किया था, विश्व संरक्षण नीति में किया था। नोट डाउन करिए, फिर समझा देते हैं। विश्व संरक्षण नीति में किया था, इससे क्वेश्चन आया है, और इसको कैसे, इस प्रश्न को सॉल्व करना है वो मैं अभी बताती हूँ। इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, जो रेड डाटा बुक निकालते हैं वही है। इंटरनेशनल, चाहो तो लिख लो IUCN का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, इंटरनेशनल